विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी के लिए तैयार भारत। प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं उद्घाटन। 21 से 31 जुलाई तक देश में पहली बार होगी आयोजित। मानसून सत्र में 6 नए विधेयक पेश करेगी सरकार। लोकसभा अध्यक्ष ने कार्य मंत्रणा समिति किया गठन। 22 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा मानसून सत्र। एक्शन मोड में बिहार के सीएम नीतीश कुमार कानून व्यवस्था को लेकर बुलाई हाई लेवल मीटिंग। सभी जिलों के एसपी रहेंगे मौजूद। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रही योगी सरकार। 20 जुलाई को एक दिन में 36.5 करोड़ पौधे लगाने की तैयारी। महाराष्ट्र कांग्रेस आज करेगी बैठक। एमएलसी चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर होगी चर्चा। बैठक में कांग्रेस क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर एक्शन ले सकती है कांग्रेस। और यूपी में बाढ़। काशी में गंगा के 30 घाट डूबे। गोरखपुर में एनडीआरएफ तैनात। मुंबई में 10 घंटे में बारिश ने तोड़े रिकॉर्ड। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है, जहां पर 22 जून से प्रदेश व्यापी आंदोलन होगा। आपको बता दें, सिविल डिप्लोमा इंजीनियर संघ करेगा यह आंदोलन। डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ सिंचाई विभाग ने उठाई है आवाज। तो सेवा संबंधी प्रकरणों को वर्षों से रखा गया है। आपको बता दें, प्रमुख अभियंता परियोजना की मनमानी। तो पारदर्शी नीति मंशा विपरीत स्थानांतरण की सूची बनाई गलत। विदेशपूर्ण नकारात्मक कार्य प्रणाली के विरोध में आंदोलन की बात सामने आई है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। लखनऊ से अगली खबर है, जहां निषाद पार्टी के विधायक का अरेस्ट वारंट निरस्त हुआ है। कोर्ट में उपस्थित न होने पर जारी हुआ था गिरफ्तारी वारंट। 11 जुलाई को सुनवाई के दौरान कोर्ट में नहीं हुए थे उपस्थित। रेलवे की ग्रुप डी की भर्ती पेपर लीक मामले में थे आरोपी। विपुल दुबे सहित 8 आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट निरस्त हुआ है। आपको बता दें, एमएलए बेदीराम विपुल दुबे सहित 8 का गिरफ्तारी वारंट निरस्त हुआ है। गैंगस्टर कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने वारंट निरस्त किया है। कोर्ट ने आरोप तय करने की 26 जुलाई की तारीख भी तय की है। पेपर लीक मामले में 19 आरोपों के खिलाफ चल रही है सुनवाई। कोर्ट ने 50-50 हजार रुपए की निजी मुचलके पर यह राहत प्रदान की है। तो कोर्ट ने आरोप तय करने की तिथि भी नियत की है। 26 जुलाई की तिथि नियत की है। गैंगस्टर कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने यह वारंट निरस्त किया है। आपको बता दें, 50,000 के निजी मुचलके पर यह वारंट निरस्त किया है। पेपर लीक मामले में 19 आरोपियों के खिलाफ सुनवाई चल रही है। तो कोर्ट ने 50-50 हजार के निजी मुचलके पर यह राहत दी। इस वक्त ये अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। निषाद पार्टी के विधायक का और आपको बता दें अरेस्ट वारंट जो है वो निरस्त कर दिया गया है। कोर्ट ने निरस्त किया है। कोर्ट में उपस्थित न होने पर जारी हुआ था गिरफ्तारी वारंट।
अब कोर्ट ने 50,000 के निजी मुचलके पर यह वारंट निरस्त किया। हम रुक करेंगे अगली अहम खबर का। प्रशिक्षु आईपीएस अफसरों ने डीजीपी से भेंट की है। आपको बता दें, पुलिस मुख्यालय में डीजीपी प्रशांत कुमार से मुलाकात की है। डीजीपी ने यूपी पुलिस के इतिहास के बारे में जानकारी दी है। 1 जुलाई से लागू 3 नए कानून के बारे में भी जानकारी दी है। नेपाल पुलिस व मालदीव पुलिस के अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। तो नेपाल पुलिस व मालदीव के पुलिस के अधिकारी भी इस दौरान मौजूद थे। ट्रेनी आईपीएस अफसरों ने डीजीपी से मुलाकात की। नगर विकास विभाग में सभी शहरी निकायों को निर्देश अब रुक करेंगे अगली खबर का। लखनऊ से अगली खबर है, जहां राजा भैया की पत्नी आपको बता दें भानवी सिंह का एक्स पर पोस्ट सामने आया। पुलिस की कार्यप्रणाली पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। नारी के लिए लड़ाई के संकल्प के साथ मैदान में दिखूंगी, महिला हितों के लिए बड़ी लड़ाई का संकल्प लूंगी, उचित समय का इंतजार कीजिए। तो इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं, महिला हितों के लिए बड़ी लड़ाई का संकल्प लूंगी। ये बात राजा भैया की पत्नी ने की है। पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठाए उन्होंने। नारी के लिए लड़ाई के लिए संकल्प के साथ मैदान में दिखूंगी, भानवी सिंह के द्वारा यह बात कही गई है। महिला हितों के लिए बड़ी लड़ाई का संकल्प लूंगी, उचित समय का इंतजार कीजिए। ये बात भानवी सिंह के द्वारा कही गई है। आपको बता दें, राजा भैया की पत्नी हैं भानवी सिंह, जिन्होंने एक्स पर पोस्ट के माध्यम से अपनी बात रखी है। पुलिस की कार्यप्रणाली पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। नारी के लिए लड़ाई के संकल्प के साथ मैदान में दिखूंगी, राजा भैया की पत्नी ने यह बात कही है। महिला हितों के लिए संकल्प, बड़ी लड़ाई का संकल्प लेने की बात भी उन्होंने कही है। तो पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी भानवी सिंह ने सवाल उठाए हैं। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। नारी के लिए लड़ाई के संकल्प के साथ मैदान में दिखूंगी, इस वक्त की अहम खबर। महिला हितों के लिए बड़ी लड़ाई का संकल्प लूंगी, ये भानवी सिंह के द्वारा एक्स पर पोस्ट के माध्यम से अपनी बात रखी गई है। उन्होंने कहा है कि उचित समय का इंतजार कीजिए। राजा भैया की पत्नी है भानवी सिंह, एक्स पर पोस्ट के माध्यम से उन्होंने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाया है, पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाया है। आपको बता दें, पुलिस की कार्य प्रणाली पर भानवी सिंह ने ये सवाल उठाए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि नारी के लिए लड़ाई के संकल्प के साथ मैदान में दिखूंगी, महिला हितों के लिए बड़ी लड़ाई का संकल्प लेने की बात उन्होंने एक्स पोस्ट पर की है। पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। तो नारी के लिए लड़ाई के संकल्प के साथ मैदान में दिखूंगी, ये बात उन्होंने एक पोस्ट के माध्यम से कही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि महिला हितों के लिए बड़ी लड़ाई का संकल्प लूंगी, उचित समय का इंतजार कीजिए। ये बात उन्होंने पोस्ट के माध्यम से कही है। राजा भैया की पत्नी है भानवी सिंह। अब रुक करेंगे अगली खबर का। अवसाद में आकर छात्र ने खुद को गोली मारी है। छात्र ने पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से सुसाइड किया है। बीबीए की तैयारी कर रहे छात्र ने खुद को गोली मारी है। मदेगंज थाना क्षेत्र के शिवनगर इलाके की पूरी घटना है। तो छात्र ने पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मारी है। बीबीए की तैयारी कर रहे छात्र ने खुद को गोली मारी है। आपको बता दें, मदेगंज थाना क्षेत्र के शिवनगर इलाके की पूरी घटना है। तो लखनऊ से अहम खबर, अवसाद में आकर छात्र ने खुद को गोली मारी है। छात्र ने पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से सुसाइड किया है। बीबीए की तैयारी कर रहे छात्र ने खुद को मारी है गोली। दिनांक 18 जुलाई 2024 की प्रातः 4 बजे थाना मदेगंज में एक सूचना प्राप्त हुई कि दिलीप पांडे नामक व्यक्ति के पुत्र को गोली लगी है। इस सूचना पर एसएचओ मदेगंज एवं उनकी टीम घटनास्थल पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण फील्ड यूनिट के द्वारा भी करवाया गया। प्रथम दृष्टया जिस व्यक्ति की गोली लगी है, प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत होता है। जो मृतक का नाम शिवा पांडे सन ऑफ दिलीप पांडे है, जो कि लगभग 19 वर्ष का है।
फील्ड यूनिट के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। अन्य वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं। मृतक के शव को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेजा गया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रायबरेली से अगली खबर, जहां युवती ने दबंगों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। हरिश्चंद व कल्लू, दो युवकों पर युवती ने आरोप लगाया। घर में घुसकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। वीडियो बनाकर वायरल करने की दबंगों ने भी धमकी दी है। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। शिवगढ़ थाना क्षेत्र का है ये पूरा मामला। तो घर में घुसकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। ये आरोप महिला के द्वारा लगाए गए हैं। वीडियो बनाकर वायरल करने की दबंगों ने धमकी दी। आपको बता दें, पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार भी लगाई। शिवगढ़ थाना क्षेत्र का है ये पूरा मामला। तो रायबरेली से अहम खबर, युवती ने दबंगों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। इस वक्त की अहम खबर, हरिश्चंद व कल्लू, दो युवकों पर युवती ने आरोप लगाए हैं। घर में घुसकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। वीडियो बनाकर वायरल करने की भी धमकी दी है। जी, समस्या यह है कि एक लड़का जो है शादी का रिश्ता लेकर आया था और जो है कि बातचीत करने के लिए, और उसके बाद में हमने मना किया कि जो है जब घर वाले आए तब बात करना, क्योंकि पहले से वो बिगड़ा हुआ था। उसके बाद में ज़बरदस्ती मुझे खींच करके जो है कमरे तक ले गया और सिटकिनी मार दी, और उसके बाद में गलत काम किया। उनके साथ में जो है कि एक लोग और थे, कल्लू, उनके साथ में थे। और जो है कि हम लगातार शिवगढ़ जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। साथ में आकर छात्र ने खुद को गोली मारी है। सुबह घर पर बीबीए छात्र ने खुद को गोली मारी है। गोली से उड़ाया है शिवा ने पिता की लाइसेंस। शिवा ने पिता की लाइसेंस से रिवॉल्वर से सुसाइड किया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर से अगली खबर है, जहां परमठ स्थित आनंदेश्वर धाम मंदिर कानपुर के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। सावन के सोमवार में लाखों श्रद्धालु दर्शन करने यहां पहुंचते हैं। परमठ महंत अरुण भारती ने बताया कि श्रद्धालुओं को व्यवस्थित तरीके से दर्शन कराने के लिए मंदिर समिति द्वारा सभी पुख्ता इंतजाम किए जा चुके हैं और साथ ही प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद है। गंगा जी के बढ़े जलस्तर को देखते हुए गंगा तट पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए जाएंगे। दर्शन करने आए श्रद्धालुओं के लिए पानी, शरबत के साथ खाने पीने का भी प्रबंध किया जा रहा है। किसी प्रकार की धक्का मुक्की न हो, इसके लिए महिलाओं पुरुषों की अलग अलग लाइनें लगाई जाएंगी, जिसको समिति के सदस्य व्यवस्थित रखेंगे। मैं 6 वर्षों से मंदिर आ रहा हूँ, बाबा का आराम सेवा करता हूँ। सेवा को बाबा बुलाते हैं, मैं चला आता हूँ, बड़ा आनंद आता है बाबा से। सावन बहुत अच्छी व्यवस्था है, सब सेवक लगे हैं, सब भाई लोग अपने सब लगे हैं बाबा की सेवा के लिए, और बहुत भीड़ आती है, उसमें बड़ा आनंद आता है। कोई समस्या नहीं होती है। रहती लाइन से दर्शन होते हैं और सबको दर्शन होते हैं, कोई अव्यवस्था नहीं होती है, क्योंकि प्रशासन भी साथ देता है और जनता को भी मालूम है कि हमें दर्शन करना है, तो बड़े क्रमबद्ध तरीके से आते हैं, कोई अव्यवस्था नहीं होती है। हाँ, पूरा सहयोग करती है और दर्शनार्थियों को कोई अभी तक ऐसी कोई दिक्कत अभी तक नहीं आई है, बहुत अच्छी व्यवस्था रहती है। कितने वर्षों से आप मंदिर आ रहे हैं? मंदिर करीब 5-6 साल हो गए। क्या खासियत है मंदिर की? यहाँ की व्यवस्था बड़ी अच्छी है और हम सोचते हैं कि अगर भक्त लोग यहाँ आते हैं तो पूरी मुरादें उनकी पूरी होती हैं और बड़ा शांति का सहयोग मिलता है। यहाँ पर बैठे दर्शन करने में कोई परेशानी तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं। सावन का पावन माह जो है वो आने को है और कानपुर का जो आनंदेश्वर धाम परमठ है वो प्रसिद्ध मंदिरों में कानपुर माना जाता है। हमारे साथ मौजूद है कानपुर के परमठ के महंत जी। किस तरीके की व्यवस्थाएं सावन में रहेंगी कानपुर में इस मंदिर में?
श्री बाबा आनंदेश्वर धाम श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े में जो हर वर्ष होती है परंपरागत श्रावण मास की जो भी तैयारियां होती है, मंदिर प्रशासन जिला प्रशासन पूरी तरीके से करेगा और लाखों से लाखों भक्तों को हम लोग दर्शन कराने की सुरक्षित रूप से बहुत ही अच्छे से कार्य करेंगे और भक्तों से निवेदन करेंगे कि सब लोग दर्शन करने आए और अपने जीवन को सफल और पुण्यत्म बनाए। महाराज जी, लगभग कितने भक्त मंदिर परिसर में आते हैं सावन के सोमवारों में? श्रावण में तो भक्तों की वैसे संख्या का जो क्वांटिटी है लमसम 10 से 15 लाख आने की अपेक्षा है और आनी भी चाहिए और धर्म हमारे बढ़ना भी चाहिए। आस्था में ज़्यादा से ज़्यादा भारत और से किसी भी मंदिर में सनातन के व्यक्ति जो भी है वो जाने चाहिए और अपने धर्म को बढ़ाना चाहिए। किसी भी मंदिर में जाए, अपने धर्म को जागरूक करे और आस्था की ओर बढ़े। मंदिर समिति की तरफ से कुछ सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां भी की जाती हैं क्या? बिल्कुल, मंदिर प्रशासन पूरी तरीके से सुरक्षा करता है, आने वाले भक्तों को पानी पिलाता है, भोजन की व्यवस्था करता है, हर भक्तों को सुरक्षित रूप से दर्शन कराने की जिम्मेदारी लेता है। इस बार जल का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है, तो ये गंगा किनारे क्या व्यवस्था रखी जाएंगी? इस बार अभी देखिए, ये तो एक आपातकालीन विषय है। गंगा माता बहुत ही जल्दी आ गई है इस बार, लेकिन हम लोग बहुत प्रयास करेंगे कि सुरक्षित रूप से लोगों को दर्शन कराए और लोगों को ये एक निवेदन भी करेंगे कि अपने घर से अगर आराम से आते हैं तो मंदिर में पेशेंस बनाए रखें, जिससे भीड़ भड़ाका न हो और आराम से दर्शन करके लोग घर पे पहुँचे। ये हमारे साथ मौजूद थे कानपुर परमठ मंदिर के महंत, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जितने भी श्रद्धालु कानपुर के मंदिरों में जाएंगे उनकी व्यवस्थाएं कानपुर प्रशासन कर रहा है और परमठ मंदिर में मंदिर परिसर की तरफ से भी कई तैयारियां की जा रही हैं। कानपुर से के न्यूज़ से शुभम मिश्रा की रिपोर्ट। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। बहराइच से अगली अहम खबर है, जहां बहराइच में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि बेखौफ दबंगों ने जमीनी विवाद को लेकर दो लोगों को बीच जमकर बेल्ट और डंडों से पीटा है। वहीं मारपीट के मामले में पुलिस ने दबंगों पर मुकदमा दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बहराइच के थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के चौकी रोडवेज से चंद कदम की दूरी पर अटकुनमा चौराहे पर शराब की भट्टी के पास का ये पूरा मामला है। बीच चौराहे पर ये मारपीट का वीडियो सामने आया है। दबंगों की ये दबंगई साफ तौर से बीच चौराहे पर देखने को मिली है। बेल्ट लात घूंसों से जमकर पिटाई हुई है। तो दबंगों में पुलिस का भी खौफ देखने को नहीं मिला है। बीच चौराहे पर दबंगों ने दबंगई दिखाई है। जमीनी विवाद में जमकर चले हैं लात घूंसे और बेल्ट। तो इस सोशल मीडिया पर वीडियो भी सामने आया है। आपको बता दें, बीच चौराहे पर मारपीट का ये तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। लात घूंसे और बेल्ट चले हैं। दो व्यक्तियों ने जमकर पीटा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से दो व्यक्ति और ये आप देखिए कई लोग एकत्रित हुए हैं और अब आपस में जमकर ये लात घूंसे मारपीट हुई है। तो बीच बाजार ये मारपीट की घटना सामने आई। दो पक्षों में ये मारपीट की घटना सामने आई। जमीनी विवाद इसका वजह बताया जा रहा है। तो एक और ब्रेक का वक्त है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। शहर के आगरा रोड पर स्थित एक नामी होटल देव रेजिडेंस में एक शादी समारोह में होटल के कर्मचारियों की लापरवाही के चलते समारोह में आए अतिथियों को बदबूदार बासी खाना परसा गया। आपको बता दें कि जब शादी समारोह में रस्में चल रही थी और एक तरफ खाने का कार्यक्रम शुरू था, इसी में मेहमानों ने खाने का एक निवाला खाया ही था, तभी बदबूदार बासी खाने को देखकर मेहमानों में भारी गुस्सा आया, जिससे मौजूद लोगों ने रसद एवं खाद्य विभाग को लिखित में शिकायत की है। वहीं शिकायत पर पहुंचे खाद्य सुरक्षा अधिकारी गजेंद्र सिंह अपनी टीम सहित मौके पर पहुंचे और होटल की किचन का निरीक्षण किया, जिसमें एक्सपायरी डेट के मसाले और सड़ी हुई मिक्स वेज और दाल मखनी की सब्जी के साथ छेना मिठाई सहित बदबूदार पनीर पाया गया, जिसका टीम ने सैंपलिंग कर जांच के लिए लैब भेज दिया है। वहीं पूछताछ में बताया गया कि लापरवाही होटल मैनेजर के साथ कर्मचारियों की भी बनती है। ऐसे लापरवाह लोगों पर एटा जिला प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, ये देखने वाली बात होगी।
आपके द्वारा ये छापामार कार्रवाई की गई है या इस पे मतलब क्या कार्रवाई हुई है अभी तक? ये कौन सा होटल है? अभी देव रेजिडेंसी होटल पे आगरा रोड एटा पर है हम, और यहाँ जो आयोजक थे और जो पार्टी करने लोग आए थे उनके माध्यम से हमें शिकायत प्राप्त हुई है। इसके आधार पर हमें यहाँ इंस्पेक्शन कर रहे हैं किचन का। किचन में कुछ सब्जियों की स्थिति अच्छी नहीं है, कुछ मिठाइयों की क्वालिटी भी खराब है। अच्छा, ये भी बताया गया है कि मतलब इसमें एक्सपायरी डेट की मतलब मसाले भी हैं और भी सामान है? जी, प्रतिष्ठान में जो है ना एक्सपायरी डेट के कुछ मसाले भी पाए गए। कुछ प्रतिबंधित जो मसाले होते हैं वो भी यहाँ पे पाए गए? जी, मोनोसोडियम ग्लूकानेट है। नहीं, क्या लग रहा है इस पर यानी कार्रवाई निश्चित तौर पर होना चाहिए? बिल्कुल 100% कार्रवाई होना चाहिए, और जो भी कार्रवाई होगी हमारे द्वारा सैंपलिंग की जाएगी, फूड लैब को भेजी जाएगी, और जो भी रिजल्ट आता है उसके अगेंस्ट जो है इनके कार्रवाई की जाएगी। ये थे खाद्य मुख्य सुरक्षा अधिकारी, जहाँ पर यानी उन्होंने अभी जांच की है। वहीं आपको बता दें ये यानी होटल एक ही नहीं है, बाकी के एटा में यानी कई होटल हैं। अगर यानी वास्तविक यानी जांच की जाए तो कितनी कार्रवाई हो सकती है ये तो यानी बिल्कुल अधिकारी भी जाने, और इसमें जांच का विषय है। एटा से ज्ञानेश कुमार, के न्यूज़। अगली खबर प्रयागराज से है, जहां सुभाष चौराहे पर पाकिस्तान का पुतला जलाया गया। अल्पसंख्यक मोर्चा महानगर प्रयागराज ने सुभाष चौराहे पर पाकिस्तान का पुतला जलाकर डोडा कश्मीर में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी है। इसके साथ ही पाकिस्तान मुर्दाबाद के भी नारे लगाए गए। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना के कैप्टन समेत 4 जवान शहीद हो गए थे। पिछले 3 सप्ताह में डोडा के जंगलों में सुरक्षा बलों और आतंकियों में यह तीसरी बड़ी मुठभेड़ थी। शहीद जवानों में दार्जिलिंग के कैप्टन थापा नायक राजेश, राजस्थान के झुंझुनू के सिपाही विजेंद्र और अजय शामिल हैं। अब रुक करते हैं अगली अहम खबर की। मध्य प्रदेश में मानसून मजबूत हुआ है। इसके साथ ही गुरुवार को भोपाल के मौसम विभाग दफ्तर ने राज्य के ज्यादातर हिस्सों में बारिश का अनुमान लगाया है। वहीं राजधानी भोपाल में बारिश के बाद लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में मानसून मजबूत हुआ है। इसके साथ ही गुरुवार को भोपाल के मौसम विभाग दफ्तर ने राज्य के ज्यादातर हिस्सों में बारिश का अनुमान लगाया है। राजधानी भोपाल में बारिश के बाद लोगों को उमस से काफी राहत मिली है। हाँ, जैसा कि चल रहा है पूरे प्रदेश में लगभग बारिश की स्थिति बनी हुई है। विशेषकर पश्चिमी मध्य प्रदेश में अच्छी बारिश चल रही है। लगभग 4 जिलों में हैवी रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया है जो अभी आया है। रायसेन, पचमढ़ी और आष्टा में भी 60-70 के आसपास हुआ है। और वही बात करेंगे पूर्वानुमान की तो कम अगले 24 घंटों के दौरान 5 जगह पे वेरी हैवी रेनफॉल अलर्ट जारी किया गया है, जहाँ पे वर्षा 115 mm से लेकर 204 तक हो सकती है। वो जिले हैं सीहोर, राजगढ़, आगरमालवा, मुरैना और शिवपुर कला। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश से तापमान में भी गिरावट आएगी। विशेषकर दक्षिणी भोपाल की बात करें तो वहाँ पे बारिश अच्छी हो सकती है, और मध्य भोपाल और उत्तर भोपाल में हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। टेम्परेचर भोपाल का कहेंगे तो 33 डिग्री के आसपास अधिकतम रह सकता है। वहीं प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में बीजावर में, छतरपुर जिले में 39 के आसपास दर्ज किया है। ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में भी 37 डिग्री के आसपास रहेगा। फिलहाल राज्य के पश्चिमी जिलों में 60 से 70 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा रही है। उत्तर पश्चिमी जिलों में रोजाना 115 से 204 मिलीमीटर बारिश दर्ज हो रही है। तो देश की बात में ब्रेक का वक्त है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद इसकी बात में एक बार फिर से आपका स्वागत। हम रुक करेंगे अगली रिपोर्ट की। कश्मीर में श्रीनगर के पंता चौक बेस कैंप से 261 अमरनाथ यात्रियों का जत्था गुफा के मंदिर के लिए रवाना हुआ। तीर्थयात्री बालटाल और पहलगाम के रास्ते मंदिर जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के पंथा चौक बेस कैंप से 261 अमरनाथ यात्रियों का जत्था गुरुवार को गुफा मंदिर के लिए रवाना हुआ। तीर्थयात्री बालटाल और पहलगाम के रास्ते मंदिर जा रहे हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए देश भर से तीर्थयात्री आए हैं। वे गुफा मंदिर में प्राकृतिक शिवलिंग के दर्शन के लिए बेताब हैं।
पहली बार श्रीनगर आया। ये तो अच्छा है, सिटी भी दिखने में पीसफुल है, ये अरेंजमेंट्स बहुत अच्छा है। अभी बालताल निकल रहे और यहाँ मैं मिलिट्री के बेस कैंप में रखी हुई हूँ। बहुत ही अच्छा इंतजाम कर रखा है गवर्नमेंट ने। कल के आए हुए हम लोग, हमें हमारी हर चीज का ध्यान रखा गया है यहाँ पर, और हमें अपनी ही सिक्योरिटी में हमें ऊपर बालताल के लिए भेजा जा रहा है। तो कैसे अरेंजमेंट है और बहुत अच्छा अरेंजमेंट कर रखा है गवर्नमेंट ने। हमें यहाँ पे आकर आने के बाद कोई भी दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई हमें यहाँ आकर। 52 दिन चलने वाली अमरनाथ यात्रा 29 जून को शुरू हुई थी। बालटाल और पहलगाम के रास्ते होने वाली यात्रा 19 अगस्त को खत्म होगी। अधिकारियों ने बताया कि अब तक 3,40,000 से ज्यादा तीर्थयात्री गुफा मंदिर के दर्शन कर चुके हैं। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए 3 टियर सिक्योरिटी, रूट डिप्लॉयमेंट, चेक पॉइंट जैसे बंदोबस्त किए गए हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें, इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्स, सेंसेक्स और निफ्टी ने शुरुआती कारोबार के दौरान नुकसान से उबरकर मजबूती दिखाई है। भारी उतार चढ़ाव के बावजूद दोनों इंडेक्स गुरुवार को नई रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर बंद हुए। सेंसेक्स ने पहली बार ऐतिहासिक 81,000 पॉइंट को पार किया है। इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्स, सेंसेक्स और निफ्टी ने शुरुआती कारोबार के दौरान नुकसान से उबरकर मजबूती दिखाई। भारी उतार चढ़ाव के बावजूद दोनों इंडेक्स गुरुवार को नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए। सेंसेक्स ने पहली बार ऐतिहासिक 81,000 पॉइंट को पार किया। जानकारों के मुताबिक इस बदलाव के लिए कई फैक्टर जिम्मेदार हैं। इनमें मानसून का सामान्य होना, कमोडिटी की स्थिर कीमतें और संभावित ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद शामिल है। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 626 पॉइंट चढ़कर 81,343 पर, जबकि एनएसई निफ्टी 187 पॉइंट चढ़कर 24,800 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में शामिल शेयरों में टीसीएस, बजाज फिनसर्व, विप्रो, महिंद्रा एंड महिंद्रा और इंफोसिस ऊपर चढ़े, जबकि एशियन पेंट्स, एनटीपीसी, टाटा स्टील, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन और एचडीएफसी बैंक के शेयर सबसे ज्यादा लुढ़के। I think today's rally was again primarily driven by IT stocks. As we all know, this is the result season. So the first reason for this buoyancy is positive results or positive expectation of results of some companies. Second reason is some positive expectations from the budget. The euphoria of the budget is building up. We now have just 2 sessions left after today for the budget to come. Of course, Tuesday we'll have the budget and the session would be on. आईटी और एफएमसीजी शेयरों ने बाजार को रफ्तार दी, जबकि मीडिया, कैपिटल गुड्स, पीएसयू बैंक और पावर के शेयर लुढ़के। एशियाई बाजार मिले जुले रुख के साथ बंद हुआ। चीन का संघाई कंपोजिट और हांगकांग का हैंगसेंग बढ़त के साथ, जबकि जापान का निक्केई और सियोल का कोस्पी गिरावट के साथ बंद हुआ। बुधवार को यूरोपीय बाजार बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। वॉल स्ट्रीट मिले जुले रुख के साथ बंद हुआ। विदेशी संस्थागत निवेशक मंगलवार को नेट खरीदार रहे और उन्होंने 1,271 करोड़ रुपए से ज्यादा के शेयर खरीदे। अब रुक करते हैं अगली रिपोर्ट के। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव और उपचुनाव के बाद तमाम राजनीतिक दलों ने जीत और हार पर मंथन शुरू कर दिया। इसी के तहत लोकसभा चुनाव के बाद लगभग 3 महीने के बाद कांग्रेस भाजपा ने हार पर मंथन शुरू किया है। इसी कड़ी में भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की जहां बैठक हुई है, देहरादून में ये बैठक हो चुकी है, वहीं अब कांग्रेस ने भी हार की समीक्षा के लिए आपको बता दें फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया है। कमेटी देहरादून पहुंच गई है। कमेटी 3 दिन तक सभी नेताओं से मुलाकात कर पार्टी के खराब प्रदर्शन का पता लगाएगी। देवभूमि उत्तराखंड में लोकसभा और उपचुनाव के बाद मंथन का दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने उत्तराखंड में मिली हार की समीक्षा के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को उत्तराखंड भेजा है। ये कमेटी 3 दिन तक सभी नेताओं से मुलाकात कर पार्टी के खराब प्रदर्शन का पता लगाएगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया और सांसद रजनी पाटिल को उत्तराखंड में हार की समीक्षा के लिए भेजा। कमेटी की ओर से पार्टी के सभी नेताओं के साथ बैठक की जाएगी। बैठक में हार के कारण तलाशे जाएंगे। ये अच्छा कदम है। हाईकमान को इस तरीके के निर्णय लेने भी चाहिए, क्योंकि सारा माहौल पूरे देश में उत्तराखंड में कांग्रेस के लिए मुफीद था। यहाँ अग्निवीर का असर था, अंकिता भंडारी केस, SSSC भर्ती घोटाला, पटवारी पेपर लीक और सारे घटनाओं में कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग संलिप्त पाए गए, चाहे अंकिता मर्डर केस में पुलकित आर्या हो
भर्ती घोटाले में, चाहे हाकम सिंह हो, चाहे पटवारी पेपर लीक में बंगलौर का मंडल अध्यक्ष हो, ये सारे विषय हमारे फेवर में थे। गन्ना किसान नाराज थे, हरिद्वार में बाढ़ में कोई मदद सरकार ने की, वो हमारे फेवर में था, लेकिन उसके बाद भी हारे। तो समीक्षा इसी बात की होनी कि जब सब चीज़ हमारे अनुकूल था। सभी राजनीतिक दलों को अपने कार्यों की समीक्षा करते हैं, जब चुनाव होते हैं समीक्षा करते हैं। मुझे लगता है कांग्रेस भी इस तरह जो समीक्षा की उनका अंदरूनी मामला है और उनको निश्चित रूप से उसकी समीक्षा भी करनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस को जिस तरह से हमारी प्रदेश की जनता ने एक बार नहीं अनेकों बार नकारा है, उनकी समीक्षा से या किसी प्रकार से कोई कुछ भी करे, कुछ उनका भला होने वाला नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड की जनता ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है। डबल इंजन की सरकार ने जो काम प्रदेश के अंदर किए हैं, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जो प्रदेश को नई ऊंचाइयों देने का जो काम किया है, उसके साथ उत्तराखंड की जनता खड़ी है। कांग्रेस चाहे कुछ भी करे, कई यात्राएं निकाले, कुछ भी करे, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में कांग्रेस लगातार 3 लोकसभा चुनावों में अपना खाता तक नहीं खोल पाई। राज्य के 5 लोकसभा सीटों में भाजपा ने जीत की हैट्रिक लगाई है, जबकि कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में कांग्रेस हाईकमान की चिंता काफी बढ़ गई है। हालांकि कांग्रेस नेताओं ने हाल ही में प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों में हुए उपचुनाव को जीतकर थोड़ी राहत की सांस जरूर ली है। जीत से उत्साहित कांग्रेस अब केदारनाथ उपचुनाव को जीतने का भी दावा कर रही है। वहीं उपचुनाव में मिली हार पर भाजपा मंथन के साथ ही केदारनाथ उपचुनाव को जीतने की रणनीति भी बना रही है। इसी बीच उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कार्यकाल इसी माह 2 वर्ष का पूर्ण होने जा रहा है, जिस पर पार्टी ने मंथन शुरू कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष का जहां तक सवाल है, तो उत्तराखंड में अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी को जुलाई में 2 वर्ष बने हुए हो रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि उनके नेतृत्व में उत्तराखंड में संगठन का काम बहुत बेहतर तरीके से हो रहा है और संगठन निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। मैं समझता हूं कि भविष्य में परिवर्तन की कोई संभावना नहीं है। केदारनाथ में भी हम चुनाव बहुत ही सक्रियता से चुनाव लड़ेंगे, पूरी दमखम से चुनाव लड़ेंगे और केदारनाथ भी जीतेंगे। और जिस तरीके से केदारनाथ की आस्था में चोट करने का काम इन्होंने किया है, आज तक केदारनाथ का विकास नहीं कर पाए, दैवीय आपदा में जो नुकसान हुआ उतना काम नहीं कर पाए, और केदारनाथ से शिलाएं लेकर दिल्ली में केदार धाम बनाने की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो धर्म की बात करती है, जगह जगह भाई ज्योतिर्लिंग तो एक ही जगह होगा ना, आप 10 जगह धाम बना देंगे क्या? किसने आपको अधिकार दे दिया? ये तो एक साजिश के तहत हमारे धामों को शिफ्ट करने की बात हो रही है। उत्तराखंड की जो धार्मिक परंपराएं हैं, सनातन धर्म की उनको समाप्त करने की बात हो रही है। कुल मिलाकर राज्य में तमाम दलों ने हार जीत पर मंथन के साथ ही आगामी चुनाव की रणनीति पर मंथन शुरू कर दिया है। सवाल यह है कि आखिर क्यों कांग्रेस को लगातार 3 लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा? आखिर क्या वजह रही कि लोकसभा जीतने के बावजूद भाजपा उपचुनाव हार गई? सवाल तो ये भी है कि क्या इस हार के बाद भाजपा कांग्रेस में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली अहम खबर का। जसोदरपुर इंडस्ट्रियल एरिया की तस्वीर आज भी नहीं बदल पाई है। आज भी यहां फैक्ट्रियों से जहरीला काला धुआं निकलता रहता है। फैक्ट्री एरिया के चारों तरफ आबादी होने के कारण इस प्रदूषण से हर आम इंसान परेशान है। जबकि फैक्ट्रियों के संचालन के लिए कई मानक भी हैं, लेकिन भावर के जसोदरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में मानक की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिसको प्रशासन पूरी तरह से अनदेखा भी कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। फैक्ट्रियों से निकलने वाले काले धुएं से स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ तो हो ही रहा है, लेकिन ब्लास्ट होती भट्टियों से लोगों के घरों में भूकंप जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि कपड़ों को धोकर छत में सुखाने के लिए रखते हैं तो वो काले हो जाते हैं। जब फैक्ट्री में धुआं बंद करने के लिए कहते हैं तो हमें मारने के लिए आते हैं और धमकी देते हैं कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसी परेशानी है कि ये धुआं करते हैं, यहाँ पे हमारा मकान पूरा हिलता है। जब जीसीबी में डालते हैं ना, ट्रक में सामान डालते हैं, हमारा पूरा मकान हिलता है। हम बोलते हैं तो बोलते हैं तुमने मकान क्यों लगाया? तो हमने आप पैसे लगाए तो हमने कहाँ जाना था? ये मकान तो हम धुआं निकलता है, किस टाइप का धुआं निकलता है यहाँ से?
काला धुआं निकलता है पूरा, चिमनी पे लगाते नहीं है, वो धुआं बाहर निकालते हैं, वो पूरा धुआं। जसोदरपुर में जो फैक्ट्री है इनसे हम बहुत परेशान हैं हम लोग, और छत में कपड़े भी नहीं सुखा सकते, हम काले हो जाते हैं। जब हम फैक्ट्री में जाते हैं तो वो मारने के लिए आते हैं हमको कि तुम कौन होते हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, बोल तुमने क्यों बनाए मकान, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग गर्मी में अंदर कैसे रहेंगे, यहाँ दरवाजे बंद करके रहना पड़ता है। फौज की तैयारी कर रहे युवा का कहना है कि फैक्ट्रियों से उठने वाला जहरीला काला धुआं नीचे घूमता रहता है, जिससे धुंध छाई रहती है, जो सामान्य धुएं से कहीं अधिक खतरनाक होता है, जिस कारण फौज की भर्ती में दौड़ नहीं सकते हैं और हमारी सांस फूलने लगती है। यहाँ के युवाओं का भविष्य जसोदरपुर इंडस्ट्री एरिया के कारण बर्बाद हो रहा है। एक नहीं, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं धुएं के कारण हमारे जितने भी अभी जैसे हम नौजवान हैं, अभी बच्चे हैं, अभी हमें जैसे भर्ती में अगर हम दौड़ भी मारना चाहे तो हम दौड़ नहीं मार पाते, क्योंकि अगर हम 100 मीटर ही भागते हैं तो हमारी कहीं ना कहीं सांसें फूलने लग जाती है। और ये इस कारण से होता है क्योंकि अगर हम जब सुबह उठते हैं, हमारे घर वाले अगर हमें 4 बजे उठने के लिए कहें तो हम 4 बजे उठ करके करेंगे क्या? 4 बजे उठ करके अगर हम सबसे पहले धुआं देखेंगे तो धुआं हमारे अंदर कहीं ना कहीं जाएगा, प्रवेश करेगा, और हम दौड़ नहीं मार पाएंगे, या देश के लिए हम अगर कुछ ना कुछ करना चाहे तो कैसे करेंगे? कहीं ना कहीं ये जो नींव है देश की, क्योंकि युवा ही राष्ट्र का निर्माण करता है, अगर युवा ही सशक्त नहीं होगा तो देश का भविष्य जो है बर्बाद है। नगर वासियों का कहना है कि फैक्ट्रियों से निकलने वाला ये काला धुआं हमारे कमरों के अंदर घुस रहा है, जिससे खिड़कियों को हमेशा बंद रखना पड़ता है। धुएं के कारण माइग्रेन की बीमारी हो गई है। इस मामले में पिछले कई सालों से एसडीएम और विधायक से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक फैक्ट्री का ये जहरीला काला धुआं बंद नहीं हुआ। क्या कहना है, ये तो बहुत परेशान कर रहे हैं फैक्ट्री वाले। कहना ये है कि धुआं है, दिन रात हम 24 घंटे खिड़की दरवाजे बंद करके रहते हैं, तब भी मतलब इतनी परेशानी, सांस लेने में दिक्कत है, आंखों में मिर्ची लगती है, सर दर्द हो रहा है, माइग्रेन की परेशानी हो गई। जब से यहाँ आए हम बहुत परेशान कर रहे हैं फैक्ट्री वाले। तो इसके लिए आपने कुछ कहीं शिकायत वगैरह कुछ? हमने बहुत बार शिकायत की, हम एक बार वहाँ भी गए, कोटद्वार भी गए, एसडीएम के पास, उन्होंने भी वो जब तक वो हरक सिंह थे जब तक तो उनको भी हमने एप्लीकेशन दिया, उन्होंने हमने ऐसे फेंक दिया वो एप्लीकेशन। और अब भी हमने मतलब जब से यहाँ हम ऋतु खंडरी के पास भी गए, यहाँ एक बार यहाँ पे वो आया था, मुख्यमंत्री भी आया था, तब उनको भी हमने एप्लीकेशन दी थी, हाथ में पकड़ाई थी, तब भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। तब से अभी तक मतलब हमसे 5 साल हो गए, 5 साल से हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं इस पूरे मामले से जिलाधिकारी आशीष चौहान अनभिज्ञ हैं, जो प्रशासन की कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। मामले के अवगत कराने पर कहा कि प्रदूषण से रिलेटेड ये मामला पहली बार मेरे संज्ञान में आया है, जिसलिए एसडीएम को निर्देशित किया जा रहा है कि वे स्थलीय निरीक्षण कर जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी उसके लिए रिपोर्ट करेंगे। संबंध में जो शिकायत है वो, जैसा कि आप पहली बार मेरे संज्ञान में प्रदूषण से रिलेटेड एस्पेक्ट को ला रहे हैं, तो एसडीएम इस स्तर पे स्थलीय निरीक्षण कर लेंगे, और एसडीएम और जीएमडीआईसी इन दोनों को मेरे द्वारा निर्देशित किया जा रहा है कि ये दोनों स्पॉट इंस्पेक्शन करने के बाद में जो भी आवश्यक कार्रवाई है उसके लिए रिपोर्ट करेंगे। फैक्ट्रियों से उठ रहे धुएं के कारण हो रही परेशानियों से स्थानीय लोगों से भारी गुस्सा है। लोगों के द्वारा शासन प्रशासन को लिखित और मौखिक रूप से कई बार अवगत कराया जा चुका है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर प्रशासन इतिश्री कर चले जाते हैं। खाना पूर्ति कार्रवाई से इस फैक्ट्रियों पर कोई फर्क नहीं पड़ता और उसके बाद इनके हौसले और बुलंद हो जाते हैं, जो कहीं न कहीं प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाते हैं। कोटद्वार से के न्यूज़ इंडिया के लिए कुंवर सिंह की रिपोर्ट। तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़। बाद एक बार फिर से देश की बात में आपका स्वागत। अब रुक करेंगे अगली खबर का। दिल्ली के चांदनी चौक का गौरी शंकर मंदिर राजधानी के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराने की तैयारी की जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के चांदनी चौक का गौरी शंकर मंदिर राजधानी के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराने की तैयारी की जा रही है। ये कदम उन श्रद्धालुओं के लिए खास तौर पर फायदेमंद होगा जो ज्योतिर्लिंगों के मूल स्थान पर जाकर भी ठीक से दर्शन नहीं कर पाते हैं। डोंगरे जी महाराज थे, उन्होंने कथा में कहा था कि भारत के 12 ज्योतिर्लिंग जगह जगह बने हुए हैं और आपके मंदिर में बहुत भीड़ होती है, सारे श्रद्धालु भक्त आते हैं। वो स्वयं आए थे, उन्होंने पूजा करी, कथा रही, जब तक वो दर्शन करते रहे, रोज आते थे। तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ बनाओ
कि 12 ज्योतिर्लिंग एक स्थान पर हर एक बंदा दर्शन कर सके, तो उनका ही आदेश था, उनका ही आशीर्वाद था। सभी 12 ज्योतिर्लिंगों की रेप्लिका को राजस्थान से लाया गया है। मंदिर के तहखाने में इनको स्थापित किया जाएगा। ये पत्थर भी जो देख रहे हैं चारों तरफ, ये सारा मकराने का वहीं से आया हुआ है। एक एक पत्थर को तराशा गया है अपने आने वाले भक्तों के लिए एक बहुत सुंदर स्वरूप मिले और उनको यहाँ का आशीर्वाद मिले, वैसा ही वातावरण मिले, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। मंदिर प्रशासन के मुताबिक अभिषेक समारोह के दौरान श्रद्धालु 28 जुलाई को 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन एक ही मंदिर में कर सकेंगे। अब रुक करेंगे अगली खबर का। राजस्थान में टमाटर की कीमत बढ़ती जा रही है। जयपुर की सब्जी मंडियों में टमाटर की कीमत 100 रुपए प्रति किलो से ऊपर पहुंच गई है। टमाटर की आसमान छूती कीमतें दुकानदार और खरीदार दोनों को लाल करती नजर आ रही है। रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में टमाटर की कीमत बढ़ती जा रही है। जयपुर की सब्जी मंडियों में टमाटर की कीमत 100 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। टमाटर की आसमान छूती कीमतें दुकानदार और खरीदार दोनों को लाल कर रही है। थोक व्यापारियों के मुताबिक महीने भर पहले टमाटर 15 से 20 रुपए किलो तक बिक रहा था। मौसम की बेरुखी और परिवहन लागत में बढ़ोतरी से सप्लाई कम हो गई है और कीमतें आसमान छूने लगी हैं। महीने भर पहले तो टमाटर वही चल रहा था 20 रुपए किलो, 15 रुपए किलो, हाई एच बढ़िया क्वालिटी। धीरे 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 2-2, 3-3 दिन में 10-10, 20-20 रुपये बढ़ गए। आज थोक में बिका 80 रुपये किलो, 80 रुपये किलो। 80 वाला यहाँ आके 90-100 पड़ जाता है और यहाँ अभी बाजार इतना डाउन पड़ा है कि 90-100 यहीं बेचना पड़ रहा है। वहाँ के हिसाब से बिकना चाहिए 120। माल की 3-3 किलो छेद निकल जाती है, दागी निकल जाता है। 80 वाले पे 7% टैक्स है, रुपये 2 रुपये किलो भाड़ा लगता है। 90 तो तुल के पड़ जाता है। वो तो जब है जब माल पूरा फ्रेश है, अगर दागी है तो 100 से ऊपर ही हो जाता है। व्यापारियों को डर है कि हालात ऐसे ही रहे तो कीमतें और बढ़ सकती है। टमाटर का तो बहुत तेज भाव हो गया है, कस्टमर अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं। 5 किलो लेने वाला 1 किलो ले रहा है और 1 किलो वाले बेचारे पाव भर ले रहे हैं। माल ही नहीं बिक रहा है। और एक महीने पहले 20 रुपये किलो था, अब 100 रुपये किलो और 120 रुपये किलो, बल्कि 150 तक का भाव है टमाटर का। क्या कारण लग रही है स्टॉकिंग? कारण ये है कि अपने यहाँ का जो लोकल टमाटर जो आता था आसपास का, चोमू का, बस्सी का, शाहपुरा का, ये अब क्या है, जो बरसात की वजह से कुछ तो नष्ट हो गया। अभी बाहर का आ रहा है, पड़ोसी राज्य का टमाटर आ रहा है। इस टाइम पे टमाटर आ रहा है बेंगलोर से, तो इस कारण भी थोड़ा भाव तेज है। टमाटर की कीमत से खरीदार भी परेशान है। ऊंची कीमतों ने घरेलू बजट को बिगाड़ दिया है। 5 गुना दाम बढ़ गए। 10-15 रुपए किलो टमाटर थे जो 5 गुना हो गए। फर्क पड़ रहा है महीने का, कम से कम मान के चलो आप, मेरे 500 रुपये का फर्क पड़ गया। एक घर के लिए 500 रुपये का महीने का तो टमाटर मसर हो रहा है। बाकी महंगाई बढ़ती जा रही है, गवर्नमेंट इस ओर ध्यान नहीं दे रही है, जबकि गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि अपने स्तर पे कुछ करे ताकि कस्टमर को कम रेट पे टमाटर मिल सके। आम जनता के ऊपर ये फ़र्क पड़ रहा है कि क्वांटिटी में जो 1-1 किलो लेते थे वो पावर पे आ गए। सब चीज़ें महंगी है, कोई भी सब्जी 100 रुपये 80 रुपये से कम है ही नहीं। बाकी जो टमाटर 15-20 दिन पहले, अब 1 महीने पहले 40 रुपये किलो मिल रहा था, 30 रुपये किलो मिल रहा था, आज 100 रुपये किलो हो रहा है। देश में टमाटर की खेती 8 से 10 लाख हेक्टेयर जमीन पर होती है। इसके बड़े हिस्से को लगातार बारिश का खामियाजा भुगतना पड़ा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सोमवार को दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में टमाटर की खुदरा कीमतें 80 रुपए किलो से ज्यादा थी। दूसरी जगह पर भी टमाटर काफी महंगी बिक रही थी। टमाटर की सप्लाई सामान्य होने पर ही कीमतें कम होने की उम्मीद है। अब बात करेंगे अगली अहम रिपोर्ट की। गुजरात के साबरकांठा में चांदीपुर वायरस से 6 बच्चों की मौत हो गई है। हिम्मतनगर सिविल अस्पताल में भर्ती इन बच्चों को तमाम कोशिशों के बावजूद बचाया नहीं जा सका। ये रिपोर्ट देखिए। गुजरात के साबरकांठा में चांदीपुरा वायरस से 6 बच्चों की मौत हो गई है। हिम्मतनगर सिविल अस्पताल में भर्ती इन बच्चों को तमाम कोशिशों के बावजूद बचाया नहीं जा सका। जांच के लिए चांदीपुरा वायरस के मरीजों के ब्लड सैंपल पुणे की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भेजे गए थे। इनमें से एक बच्चे की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, बाकी बच्चों की रिपोर्ट अभी नहीं आई है। 8 बच्चे आए थे जो सस्पेक्टेड थे और क्लिनिकली में हमें वायरल एनसेफेलाइटिस लग रहा था। वो
8 बच्चों में से अनफॉर्चुनेटली 6 बच्चों की मौत हुई है, 2 बच्चे अंडर ट्रीटमेंट है और इम्प्रूविंग है। अस्पताल प्रशासन ने ज्यादा मरीजों के आने की आशंका के चलते 20 बेड और तैयार कर लिए हैं। चांदीपुरा वायरस से बुखार आता है, इसमें फ्लू जैसे लक्षण होते हैं। ये बहुत तेज इंसेफ्लाइटिस होता है जिससे दिमाग में सूजन आ जाती है। ये मच्छरों, टिक्स और सैंड फ्लाइज जैसे वेक्टर से फैलता है। अभी तक इस इन्फेक्शन की कोई कामयाब दवाई जानकारी में नहीं है। अभी यहाँ पे सस्पेक्टेड वायरल एन्सेफेलाइटिस के 2 बच्चे अंडर ट्रीटमेंट में हैं और मेन तो पेरेंट्स को या वही कहना चाहते हैं कि अगर बच्चों में हाई ग्रेड फीवर रहे, बच्चा बेहोश अवस्था में रहे, खींच आए, ऐसी कोई भी सिम्टम्स हो तो आप तुरंत ही बच्चों के डॉक्टर का संपर्क करें। पूरा वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 14 हो गई है। इतने वालों की कुल संख्या भी 8 हो गई है। अरावली, महिसागर, खेड़ा और राजकोट मामले सामने आए हैं। पड़ोसी राज्यों से भी 3 मामले सामने आए थे। इनमें से 2 राजस्थान से और 1 मध्य प्रदेश से था। इन तीनों का ही इलाज गुजरात में चल रहा था, जिनमें से राजस्थान के एक मरीज को के 8,600 घरों में 44,000 से ज्यादा लोगों की एहतियातन स्क्रीनिंग भी की गई है। तो देश की बात फिलहाल अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।